हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो भी टॉपिक अब तक कवर हो चुके हैं वो सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज बैंक वालों के लिए लास्ट सेशन है ये मेरा कोर्स का। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ आएगी, लेकिन वो आराम से आएगी। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को कराता रहूँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, लेकिन बैंक का सिलेबस आज ख़त्म, और आज के सिलेबस ख़त्म होने के साथ ही एसएससी वालों का भी केवल एक दो टॉपिक और बच रहा है, जैसे कि कैलेंडर, टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये क्लॉक वगैरह और वेन डायग्राम। ठीक है, और इमेज वगैरह, ये सब मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये सब 2 या 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो मैं नेक्स्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो एसएससी वालों का ही बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बैंक वालों का आज पूरा हो जा रहा है। बैंक वाले प्रैक्टिस करो। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रीजनिंग ख़त्म। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग, उस पर एक छोटा सा हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ख़त्म की थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि कैसे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को अरेंज किया जाता है सीरीज़ में। फिर उन पर कुछ मैथमेटिकल या फिर कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर उसका हम लोग देखते थे कौन से पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है या फिर क्या नया नंबर बन के आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग होता था। उसमें एक अल्फ़ाबेट को किसी नंबर से कोड किया जाता था, किसी नंबर के सीक्वेंस से कोड किया जाता था, उसका भी हम लोग देख चुके थे। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर ब्लड रिलेशन क्या होता है, लोगों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सब कवर हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स, हर तरीके की पजल कराई है मैंने। ठीक है, कुछ 2-3 टाइप की बच गई थी, जिसको मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में कराऊंगा, तो वो मैं उस टाइम करा दूंगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस और कोर्स ऑफ एक्शन पे हमारी लास्ट वीडियो थी, ये भी टॉपिक हमने कवर कर लिया। और आज जो हम लोग फाइनल टॉपिक कवर करेंगे वो है मशीन इनपुट एंड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारे रीजनिंग के कोर्स का। और अब इसके साथ ही बैंक की रीजनिंग खत्म, बैंक वाले प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है, चलो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन इनपुट। ठीक है, मशीन इनपुट होता क्या है? तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कोई मशीन है। ठीक है, कोई भी XYZ मशीन है। अब उस मशीन में कुछ तुम इनपुट दोगे। ठीक है, अब उस मशीन के अंदर पहले से कुछ प्रोग्रामिंग करके रखी गई होगी, जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है प्री फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, हर मशीन के ऑपरेट करने का एक तरीका ही तो होता है, पैटर्न नहीं तो होता है। ऐसा तो होता नहीं कि मशीन हर बार मतलब कुछ नया चेंज कर दें। ठीक है, आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही पहले लर्निंग होती है, फिर उसके बाद वो उस हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन मशीन होता क्या है? मशीन होता बस यही है कि एक प्री फिक्स पैटर्न होता है मशीन में, जिसमें तुम कोई इनपुट दोगे तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग तुमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मशीन इनपुट कहते हैं या इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, अब मशीन का एग्जांपल कोई अगर समझना चाहो तो जैसे मेरा लैपटॉप है। ठीक है, अब ये लैपटॉप एक कंप्यूटर ही तो है। अब इसमें मैं कोई सा इनपुट दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। इनपुट इन द सेंस, अगर मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे टाइप होते दिखेगा। अगर मैं माउस से क्लिक करके कुछ मतलब गाना प्ले करता हूँ या वो कोई मूवी प्ले करता हूँ तो फिर वो होगा। ठीक है, लेकिन सबका एक अलग फंक्शन तय है। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम टाइप करने लगे तो गाना बजने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं इसमें फंक्शनिंग है। जब इसमें ऐसा फंक्शन दिया जाएगा तो ये वो भी कर सकता है, लेकिन जब तक फंक्शन नहीं है तब तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए मशीन इनपुट का मतलब क्या है कि एक इनपुट पे प्रीफिक्स पैटर्न फॉलो करेगा और आउटपुट उसी के हिसाब से आएगा। इसी को हम लोग मशीन इनपुट या इनपुट आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको। नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मशीन इनपुट की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मशीन इनपुट की प्रॉब्लम में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला होता है शिफ्टिंग टाइप, दूसरा होता है अरेंजमेंट टाइप। शिफ्टिंग टाइप में क्या होता है कि उसमें शिफ्टिंग का कोई पैटर्न आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन उसको आपको पोजीशन नोट करनी है कि कौन सा नंबर कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आपको उसी के अकॉर्डिंग जब भी आपको कोई और इनपुट मिलेगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स में अपना इनपुट अरेंज कर देना रहेगा। जैसे कि ये है हमारा। ठीक है, ये इस तरह का शिफ्टिंग टाइप का एक एग्जांपल लिया है मैंने। इसमें इनपुट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी देखो क्या है, अभी 3 है, 3 को इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में पहले पे ले आए। इसी तरीके से 4 है, 4 को नेक्स्ट स्टेप में लास्ट पे ले आए हैं। ठीक है, अब क्या है कि 3 4 एक साथ थे। ठीक है, लेकिन
जो लेफ्ट हैंड वाला था वो पहले नंबर पे आया है, जो राइट हैंड वाला है वो दूसरे नंबर, वो लास्ट वाले में आया है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न मिला। फिर देखो इसी तरीके से 5 6 है। 5 6 में भी क्या चीज़ है कि जो लेफ़्ट वाला है वो हमारा लेफ़्ट हैंड पे है, राइट हैंड वाला जो है वो हमारा राइट हैंड पे है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1 2 में लेफ़्ट राइट का भी देख लो। 1 2 में क्या है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट हैंड पे, राइट वाला राइट हैंड पे। ठीक है, फिर 7 4 में क्या है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट हैंड पे, राइट वाला राइट हैंड पे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी सबको कि पोजीशन का हम लोगों का कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, पोजीशन इसमें रैंडमली ही सेलेक्ट होती हैं। ठीक है, रैंडमली इन द सेंस कि पहले यहाँ 3 4 था, फिर उसके बाद देखो 5 6 हुआ, फिर यहाँ 1 2 हो गया, फिर यहाँ 7 4 हो गया। नेक्स्ट अगर होता ना कोई तो वो 5 3 ही होता। ठीक है, अगर होता तो 5 3 ही होता, लेकिन जब तक हमको दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं करेंगे, जब तक हमसे इससे आगे का स्टेप नहीं पूछा जाए। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग में। ठीक है, अगर आपको एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया तो फिर आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए शिफ्टिंग टाइप का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अरेंजमेंट टाइप। अब अरेंजमेंट टाइप क्या होता है, अरेंजमेंट टाइप में क्या होता है कि अरेंजमेंट किया जाता है वर्ड्स या नंबर का किसी फिक्स पैटर्न पे। ठीक है, अब वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल साइड पैटर्न पे अरेंजमेंट हो सकता है या डबल साइड पैटर्न पे अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो क्या क्या ध्यान में रखोगे वो भी मैं बता देता हूँ पहले। वो मैं इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला तो कुछ टिप्स होती है कि जैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉवल्स या कॉन्सोनेंट के बेस पे अरेंजमेंट दिख सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नंबर के बेसिस पे भी आपको दिख सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ लेटर जितने वर्ड में है उसमें भी अरेंजमेंट हो सकता है मशीन इनपुट में, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑड इवन नंबर्स पे भी आपको दिख सकता है, वो भी हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल या रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, और स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और हो सकता है जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि कुछ घटाया गया होगा या कुछ नंबर जोड़ा गया होगा। ठीक है, उसके हिसाब से भी अरेंजमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सबसे पहले सिंगल साइड अरेंजमेंट का मैंने एग्जांपल ले रखा है इसमें। ठीक है, सिंगल साइड अरेंजमेंट क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में। तो ये देखो सिंगल साइड अरेंजमेंट में क्या है कि इनपुट दिया गया है ये। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में हमारा इनपुट है राम फेल 26 35 इन 62 23 वेल। अब इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है देखो 26 35 62 और 23 में लार्जेस्ट कौन सा है 62। ठीक है, तो 62 को सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 62 आ गया। अब क्या है राम फेल 26 35 बाकी सब वैसे ही अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 62 के बाद जो सबसे छोटा हर वर्ड में जो पहला अल्फ़ाबेट है, हर वर्ड में जैसे फेल है तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट क्या है एफ, तो एफ को देख रहे हैं। और इसी तरीके से राम में राम आर को देख रहे हैं, इन में आई को देख रहे हैं और वेल में डब्लू को देख रहे हैं। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा एफ। ठीक है, तो एफ को यहाँ पर अरेंज किया है 62 के बाद। ठीक है, फिर आया राम, फिर आया 26 35 वैसे ही लिख लिया। अब 62 फेल अरेंज हो गया, तो अब फिर से नंबर आना चाहिए। तो 62 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा 35, तो देखो 35 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही लिख लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया 35 के बाद अब एफ के बाद कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है आई, तो इन आया है। ठीक है, फिर उसको वैसे ही लिख लिया। फिर 35 के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है वैल्यू, वो है 26, तो फिर 26 आ गया यहाँ। और फिर राम 23 वेल। अच्छा, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं बना, ये फाइनल स्टेप कैसे हो गया कि राम जो है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई के बाद राम ही आता। ठीक है, राम के बाद एक नंबर 23 लिखा है और कोई नंबर भी नहीं है तो वो वहीं आएगा और वेल इसीलिए अरेंज हो जाएगा। अगर मान लो इनकी पोजीशन इंटरचेंज होती तो हम एक स्टेप और कर रहे होते अभी। ठीक है, लेकिन इनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं है, इसीलिए हमको और कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे हमारा फाइनल क्वेश्चन,
यहीं पे हमारा फाइनल क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आई होप कि सिंगल साइड अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंगल साइड अरेंजमेंट में इसमें पैटर्न हमने क्या फॉलो कराया था, इसमें पैटर्न बस ये फॉलो हुआ है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रही हैं, और जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट, पहले न्यूमेरिकल फिर अल्फ़ाबेट फिर न्यूमेरिकल फिर अल्फ़ाबेट, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ अरेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इससे हम आई होप कि सिंगल साइड अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अच्छा, सिंगल साइड में क्यों बोल रहा हूँ बार बार सिंगल साइड, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट हुआ था वो लेफ़्ट एंड से ही हुआ था, यहाँ से ही चीज़ें अरेंज होते हुए सॉर्ट आउट होंगी और फिर यहाँ पर आके लास्ट में ख़त्म होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिंगल साइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेफ़्ट से शुरू होकर राइट तक गए, कई बार आप राइट से शुरू होकर लेफ़्ट पे आओगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन जब एक एंड से अरेंजमेंट होगा तो वो सिंगल साइड है। ठीक है, चलो डबल साइड देख लेते हैं क्या होता है। तो डबल साइड का मैंने यहाँ डेफिनेशन तो वही है कि दोनों डेफिनेशन सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, कि अरेंजमेंट दोनों एंड से पॉसिबल है और ट्रिक सेम ही रहती है दोनों में आइडेंटिफाई करने की। तो डबल साइड आजकल एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दिया है 34, 32, 31, 23 और 11। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इनपुट गिवन है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में दिया है 34 और 23 को आपस में इस लाइन से दिखाने का क्या मतलब है। इसको इस लाइन से दिखाने का यही मतलब है कि ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि सबको समझ में आ गई होगी कि लाइन दिखाने का क्या पर्पज़ रहता है। कई बार आपको लाइन हो सकता है ना दे, तो आपको खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एग्ज़ामिनर हमेशा एग्ज़ाम में ये तो स्पेसिफाई कर ही देता है पहले स्टेप में कि पहला पैटर्न जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर तो प्रैक्टिस है, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या सीन है कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप आ कैसे रहा है ये हमको समझना है। तो इस 57 नंबर को देखो और 34 और 23 को देखो, क्या समझ में आ रहा है। 34 और 23 को जब प्लस करोगे तभी तो 57 आएगा। पर प्लस कैसे हुआ, पहले बॉक्स में 3 + 2, दूसरे बॉक्स में 4 + 3, 57 आ गया। इसी तरीके से 32 और 23 को जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 55। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 2 और 2 + 3। ठीक है, इसी तरीके से 31 और 11 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 42। तो ये हो जाएगा 3 + 1 और 1 + 1। ठीक है, तो इस तरीके से तो पहला स्टेप तो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कैसे आ रहा होगा, नेक्स्ट स्टेप समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या यहाँ पे प्लस हो रहा है, देखो इस चीज़ को कि क्या यहाँ पे प्लस हो रहा है। 57 + 55 कितना होगा, 57 + 55 जो है हमारा वो हो जाएगा 112, और 55 + 42 97। दोनों ही केस में नहीं बनना है, तो फिर 100 आ कैसे रहा होगा, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर सोचा जाए इसको ध्यान से तो हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ऑपरेशन जो हो रहा है मशीन इनपुट के अंदर इस क्वेश्चन में वो ब्लॉक वाइज हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक वाइज इन द सेंस कि इस पोजीशन का इस पोजीशन के साथ ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, 3 को 2 से जोड़ा और 4 को 3 से जोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बना। अभी क्या सीन है, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होने पर 100 दे रहे हैं। तो 5 × 5 × 4 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लॉजिक बना, 5 × 5 × 4। अच्छा, ये लॉजिक सही है कि नहीं, ये तब वेरीफाई होगा जब 7, 5 और 2 वाला भी वेरीफाई हो जाए। तो 7 × 5 × 2 क्या आएगा, 70 आएगा, 70 दिया है, तो बस यही लॉजिक हो जाएगा, 7 × 5 × 2। ठीक है, हमको ये चीज़ मिल गई। अब 100 और 70 में क्या लाओगे, ऑपरेशन करोगे कि 85 आ जाए, जाहिर सी बात है। 100 + 70/2 क्या आ जाएगा, 85। ठीक है, और 85 से 26 कैसे आएगा, 8 + 5 × 2 क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से पैटर्न मैंने इसको समझा। क्वेश्चन में क्या होगा, बस इतना बना के दे देगा, पैटर्न तुमको समझना रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग एक दूसरा इनपुट देगा, और फिर दूसरे इनपुट पे तुमको ऑपरेशन ये सेम परफॉर्म करने रहेंगे सारे, स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर तुमको जज करना रहेगा। तो इसीलिए लॉजिक ढूंढना मशीन इनपुट में बहुत क्रूशियल है, और इतना आसानी से लॉजिक नहीं मिलता है, इसीलिए अब ये मेंस में रखा जाता है ज़्यादातर, प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर आएगा तो सिंपल ही आएगा। ठीक है, मेंस में आएगा तो थोड़ा टफ आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयारी रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन इनपुट के क्वेश्चन लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा मशीन इनपुट तुम्हें क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बाकी मशीन इनपुट में मेरे को बताने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज आएगी तो उसमें मैं अल्फ़ाबेट वाले भी कुछ रीअरेंजमेंट और करवा दूंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये देखो कि लेफ़्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तुम ये नहीं कह सकते थे कि मेरा ऑपरेशन जो है वो एक ही एंड पे था। ठीक है, वो दोनों एंड पे था, यहाँ भी लेफ़्ट पे भी ऑपरेशन था, राइट पे भी था, फिर यहाँ भी लेफ़्ट पे भी ऑपरेशन, लेफ़्ट और राइट दोनों को करके लास्ट में एक यूनिट आ गई। ठीक है, तो इसीलिए ये डबल साइडेड अरेंजमेंट का एग्जांपल है, और ये आता ही आता है। ठीक है, इस तरह का कोई ना कोई एग्जांपल में, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्जांपल को आई होप कि आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, और मशीन इनपुट के क्वेश्चन बनाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा मशीन इनपुट क्लियर हो जाएगा। बाकी मशीन इनपुट की कुछ ट्रिक्स थी जो कि मैंने आप लोगों को अभी पिछले स्लाइड में बताई हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो वॉवल्स या कॉन्सोनेंट पे बेस्ड हो सकते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कई बार यही होता है कि वॉवल्स के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो वॉवल्स भी चेक करो, और कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचे वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। कितने बचे, 21, जितने बचे वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उस पर अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, कई बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर हो सकता है, जैसे अभी हमने पिछले केस में देखा था कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, भले अल्टरनेट आ रहा था लेकिन पैटर्न डिक्रीजिंग नंबर का बना था। फिर नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स है एक गिवन वर्ड में, उस पर भी अरेंजमेंट हो सकता है। ऑड इवन नंबर पे भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, कि ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू है, अल्टरनेट चला दे। ठीक है, या केवल ऑड चला दे, इवन लास्ट में दूसरे एंड से रखे। ठीक है, इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल या रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो रहे थे, FIRW। ठीक है, इस तरीके से अरेंज हुए थे, तो ये बढ़ते हुए क्रम में था, तो ये इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था या सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था। अगर WRI और F होता तो वो डिक्रीजिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंजमेंट पॉसिबल था। ठीक है, और स्क्वायर या क्यूब किसी गिवन नंबर का निकालने को दे सकता है, उस पर पूछ सकता है। ठीक है, तो मशीन इनपुट आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। मैंने सिंगल साइड, डबल साइड और शिफ्टिंग तीनों के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मशीन इनपुट की केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपका सॉल्यूशन देने का। ठीक है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हर वीडियो के हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव रहो और क्वेश्चन लगाओ, हम लोग बिल्कुल सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम लोग उस नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट सेगमेंट होगा इस वीडियो का, जिसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी होती क्या है
कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं एक मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी इस मशीन इनपुट के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में सब मिक्स है, ठीक है। मैंने यही डिसाइड किया था कि एक क्वेश्चन और मैं करा दूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। पहले देखो, एक इनपुट दिया गया है जो हमको यहाँ गिवन है, हमको इसका पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, GL पहले आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो GL पहले क्यों आ रहा है, देखो ABCDEFG सबके पहले अल्फ़ाबेट पे नज़र रखा करो, हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट पे। तो G है, K है, N है, J है और R है, ठीक है। तो G सबसे छोटा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे छोटा है, क्योंकि सबसे पहले G आएगा, ABCDEFG, फिर HIJ, फिर K, फिर N, फिर R, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा G सबसे छोटा है, तो सबसे पहले GL आ गया, फिर उसके बाद RP, JP, इस तरीके से। लेकिन 54 सबसे लास्ट में चला गया, देखो सॉरी 54 सबसे लास्ट में क्यों गया, 54 सबसे लास्ट में इसलिए गया क्योंकि 54, 41, 38, 22 और 27 इसमें सबसे बड़ा कौन है, 54। तो हमको ये समझ में आया कि सबसे बड़ा लास्ट में यहाँ और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट पहले यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो G के बाद G के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, J। तो GL के बाद क्या आ गया, JP, ठीक है। और यहाँ 54 के बाद कौन आता है, 41, देखो 41 आया। इसी तरीके से KP, ठीक है, K, ठीक है, KP आ गया। फिर इसी तरीके से 38, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो KP के बाद NP, ठीक है। और फिर कौन सा है, 38 के बाद 27 आएगा। फिर NP के बाद कौन है, RP अरेंज हो गया। और फिर उसके बाद कौन सा है, 22 अरेंज हो गया। देखो पैटर्न कितने आसानी से हम लोगों ने पकड़ दिया इस क्वेश्चन में। बस मैंने क्या कहा कि तुमको यही देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है या वर्बस कॉन्सोनेंट है या फिर नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, मतलब इसी सब में घुमाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तुमको सॉल्व करने रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा पकड़ में आएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मशीन इनपुट तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमारा टॉपिक कवर हो गया मशीन इनपुट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं डेटा सफिशिएंसी पे। अब डेटा सफिशिएंसी क्या होती है, डेटा सफिशिएंसी कुछ नहीं होता है। डेटा सफिशिएंसी बस ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन में आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, 3 to 4 स्टेटमेंट्स। उसमें आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे आपको ये एनालाइज करना रहेगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। तो डेटा सफिशिएंसी के लिए सबसे ज़रूरी क्या हुआ कि आपको उस टॉपिक की जिसका क्वेश्चन दिया गया है उसकी प्रॉपर नॉलेज हो और पूरा कमांड हो। डेटा सफिशिएंसी भी हमारा मेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। यूजुअली नहीं आता है प्रीलिम्स में, लेकिन आरआरबी के प्री में ये आ सकता है। इसीलिए मैं अभी इस टॉपिक को रखा हूँ और इस टॉपिक को अभी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आरआरबी के प्री में ये क्वेश्चन आ सकते हैं डेटा सफिशिएंसी के। उसके लिए क्या होना चाहिए, टू वर्क क्विकली ऑन डेटा सफिशिएंसी वन मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसकी भी जानकारी चाहिए। और सिटिंग अरेंजमेंट। जनरली जो भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आते हैं इतने ही टॉपिक में से आते हैं, इसके बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि आपको रीजनिंग के टॉपिक्स की अगर जानकारी है तभी आप डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करो। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं और जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जैसे 1, 2, 3 करके जब डेटा दिया गया है उनको इंडिविजुअली ट्रीट करो कि अच्छा इस स्टेटमेंट से हमको ये डेटा मिला, इस स्टेटमेंट से हमको ये डेटा मिला, इस स्टेटमेंट से हमको ये डेटा मिला। तब तुम एनालाइज कर पाओगे कि क्या केवल पहले दूसरे की ज़रूरत है या दूसरे तीसरे की ज़रूरत है या केवल तीसरा ही सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। वो कब होगा, जब इंडिविजुअली सारे ऑप्शंस को ट्रीट करोगे, तब तुम क्वेश्चन इस तरीके का जल्दी से जल्दी बना पाओगे, ठीक है, और सही तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो इसका 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं
बाकी डेटा सफिशिएंसी में और कुछ तो बताने को है नहीं, क्योंकि ये सारे टॉपिक तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस मुझे ये दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 7 स्टूडेंट हैं ABCDEFG हु स्कोर्ड सेकेंड हाईएस्ट इन क्वांट टेस्ट। अच्छा, हमको क्या चाहिए? सेकेंड हाईएस्ट चाहिए क्वांट टेस्ट में। तो एक, ठीक है मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये है। अब क्या कह रहा है? A स्कोर्ड मोर देन ओनली C। ठीक है, ये हो गया। 2 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन G हु स्कोर्ड मोर देन A एंड B। ठीक है, B कहीं आएगा। E स्कोर्ड लेस देन D हु स्कोर्ड मोर देन B। ये चीज़ दे रखी है हमको। ठीक है, C स्कोर्ड लेस देन D। C ने D से भी कम स्कोर किया है। ठीक है, तो D मतलब यहीं कहीं होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि तुमको D यहाँ आना चाहिए। ठीक है, D यहाँ आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा E यहाँ आना चाहिए, B यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि हमसे क्या पूछ रहा है? हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट? A स्कोर्ड मोर देन C, ओनली 2 स्कोर्ड्स मोर देन G, हु स्कोर्ड मोर देन A एंड B। E स्कोर्ड लेस देन D, हु स्कोर्ड मोर देन B। C स्कोर्ड लेस देन D, हु डज नॉट स्कोर द हाईएस्ट। ठीक है, तो D ने हाईएस्ट ने स्कोर किया, यानी कि F ने किया, तो सेकंड हाईएस्ट कौन है? D। लेकिन क्या ये बताओ कि इसमें से एक भी डेटा अगर मिस होता हमसे तो क्या हम ये क्वेश्चन बना पाते? नहीं बना पाते। अगर ये डेटा नहीं मिलेगा तो हम ये नहीं बना सकते, या हमको ये डेटा नहीं मिलेगा तो हम ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमको ऑल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमको ऑल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड थे। कई एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें केवल 1 2 से ही काम हो जाएगा, वो भी अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सारे स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थे। क्या ऑप्शन आया? डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया? डी। डी ने स्कोर किया। अच्छा, इसमें आंसर डेटा सफिशिएंसी में निकालना ज़रूरी नहीं है आपको बस ये बताना है कि इस डेटा को निकालने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है और कौन कौन सी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की ज़रूरत है, तभी बनेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2019 डिड करण गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन। 2019 के किस महीने में करण दिल्ली गया था छुट्टी मनाने? तो करण का जो बेटा है वो ये याद रखता है कि 20 जुलाई के बाद गया था वो। ठीक है, 28 जुलाई के बाद तो फिर मतलब 21 से लेके 31 जुलाई तक की भी डेट है। ठीक है, और अगस्त सितंबर तो है ही। ठीक है, उसके बाद जो महीने बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? करण रिमेंबर्स दैट ही वेंट बिफोर 10 अगस्त। तो अब चलो ये भी नैरो डाउन हो गया। अब क्या है कि अब 10 अगस्त से पहले की डेट है, यानी कि 1 से लेकर 9 अगस्त और 1 से लेकर 9 अगस्त और 21 से लेकर 31 जुलाई, इसके बीच में कोई डेटा होनी चाहिए। ठीक, कोई डेट होनी चाहिए। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, रोहन अ फ्रेंड ऑफ करण रिमेंबर्स दैट ही वेंट टू दिल्ली आइदर इन 7th और 8th मंथ। यानी कि ये वो जुलाई में गया या अगस्त में गया। तो क्या ये बताओ कि इससे क्लियर हुआ कि वो किस महीने में गया? नहीं, अब भी डाउट है। वो 21 से 31 जुलाई में भी जा सकता था और 1 से 9 अगस्त में भी जा सकता था। इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑल द 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में तुमको केवल और केवल एनालाइज करना है कि कौन से डेटा से हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने डेटा सफिशिएंसी लास्ट में रखा था, ताकि जितना टॉपिक कवर हो जाए तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल करा के ये समझा दूँ कि डेटा सफिशिएंसी आखिर होती क्या है और क्या देखना रहता है। बस डेटा किससे मिल जाए, बस उस पर फोकस करो इंडिविजुअली हर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये वाला जो लेफ़्ट साइड का क्वेश्चन है हमारे पे, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड का जो क्वेश्चन है ये मशीन इनपुट है। ठीक है, और ये जो बॉटम में क्वेश्चन रखा है ये डेटा सफिशिएंसी है। इन दोनों को सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन मेरे से ग्रुप पे आके डिस्कस करो। ठीक है, इसी के साथ बैंक वालों का रीजनिंग प्री का सिलेबस ख़त्म। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए और मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करिए। क्वेश्चन बैंक की सीरीज जब आएगी तो वो भी करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।